हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस पेपर पर जो यूपी बोर्ड ने इस साल जारी किया, और इस पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर सेट होगा। कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आपका पूछा जाएगा, वो सब इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आपने सुना होगा कि रिस्क जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी बड़ी होगी। तो अब टाइम बचा नहीं है और पेपरों की डेट भी आई गई है कि अभी 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है। और अब आपको अपनी तैयारी बढ़ा देनी है। पहले आप 3 घंटे पढ़ रहे थे, अब 5 घंटे कर दो। अगर 5 घंटे पढ़ रहे थे तो 8 घंटे कर दो, क्योंकि आपको मैक्सिमम मार्क्स ला के पास होना है और टॉप कर जाना है इस बार। ये ठान लो मन में। अगर ये ठान लिया आपने मन में तो आप 100% क्या करोगे, टॉप कर जाओगे आप। इस पेपर के कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन आपको खुद कर लेने हैं मॉडल से, या फिर उन टीचर लोगों से पूछना है जहां आप ट्यूशन पढ़ते हैं, जो आपका क्लास टीचर है। ठीक है, तो मैं देखो पहला क्वेश्चन लेता हूं। ये स्टडी में लिखा हुआ है प्रीतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2023-2024 का है। 7 मार्च को आपका पेपर है। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, 2-3 महीने काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए। एक मिनट भारी होता है भाई। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया कि भाई 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा, पूर्णांक 70 का रहेगा ये हमारा। और मैं पहला क्वेश्चन डायरेक्ट लेता हूँ। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन का नंबर है, देखो, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, ठीक है, 1.26 ग्राम, ये 1.26 ग्राम प्रोटीन है। और प्रोटीन का फॉर्मूला आपको याद होगा, पता है ना कैसे बनती है प्रोटीन देखी है ना आपने, कैसे काम आती है बॉडी में। तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रसारण दाब 2.57 मल्टीपल 10³ बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। जरा मेरे भाई यहाँ दिमाग लगा के देखो एक बार कि क्या होना चाहिए, सवाल कौन सा लगेगा। पूछा क्या है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। प्रसारण दाब हमें दे रखा है, आयतन हमें दे रखा है, भी का मान, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं भैया, जरा मुझे बताओगे आप लोग। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? अरे इतना भी नहीं पता आप लोगों को। 10⁻³ लीटर होते हैं। जब भी आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलोगे 10⁻³ से गुणा करोगे। 1.26 ग्राम प्रोटीन दे रखा है हमें, ध्यान देना। तो इसका जो टोटल सॉल्यूशन दे रखा है हमें, वो मास्टरमाइंड के पेज नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है, वहाँ जाके देख लेना। और जिसमें फॉर्मूला लगेगा ना हमारा, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो लगेगा P = CST, जहाँ C जो होगी सांद्रता यानी कि मोलरता के फॉर्म में आप लोगे, यानी कि भार बटा अणु भार बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो उसका राइट आंसर हमारा मिलेगा फर्स्ट आंसर। क्या मिलेगा बेटे? फर्स्ट आंसर मिलेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा मेरे पास? फर्स्ट आंसर मिलेगा, ध्यान देना इस पर। चलो आगे मैं क्वेश्चन में बढ़ा। सेकंड खा नंबर मेरे पास आया है, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? और मैंने तुम्हें बताया है, पढ़ाया भी है, ठीक है। क्या बताया आप लोगों को कि भैया हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, कोई सा भी हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, ठीक है, वो स्टेबल होता है। तो देखो जो मेरे पास डी है ना, डी को पता होना चाहिए कि डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना। अब उसका आधा कितना हो गया मेरे पास? एक तो मेरे पास 10 प्रेजेंट है नहीं, लेकिन आधा जो होता है ना D5 हो गया, तो ये स्टेबल होगा। कैसा होगा बेटे? ये स्टेबल होगा। तो इसका राइट आंसर मेरे पास कौन सा मिला, जरा मुझे बताओ भैया। इसका राइट आंसर मुझे मिला है, इसका राइट आंसर कौन सा है? 3D5। कौन सा आंसर है मेरे पास? 3D5। इसका राइट आंसर है मेरे पास 3D5। ओके, चलो साहब मैं आगे बढ़ता हूँ अब। चलो साहब मैं आगे कहाँ बढ़ा, इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब ये होगा कि मैं पूछा संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 से बिलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। अच्छा बेटे कितने आयन उत्पन्न होंगे, जरा मुझे तुम बताओ कितने आयन उत्पन्न होंगे। देखो कभी भी सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि जो ये लिगैंड आप देख रहे हो ना, कौन से लिगैंड मेरे पास, ये जो आपको लिगैंड दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो लिगैंड दिखाई दे रहे हैं NH3, ठीक है, ये कभी भी आयनों में नहीं टूटते हैं तो कौन सी वैलेंसी? ये प्राइमरी वैलेंसी। ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बेटे? आयनों में टूट जाती है। तो कितने आयन है मेरे पास, जरा मुझे इसका राइट आंसर बताओ। कितने आयन है मेरे पास? इसमें 2 आयन है, ठीक है। कौन सा आंसर है मेरे पास? राइट, 2 आयन लगाते रहो और नोट करते रहो इसको अपनी रफ में, क्योंकि ये बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर सेट किया जाएगा। आप सोच लो, आप इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर सेट होगा। इस पर ध्यान देना लाइन को। जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया उसी के आगे पीछे से ये क्वेश्चन आएगा।
बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो साहब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ो सर थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम बताओ जरा। घ नंबर आ गया। तो देखो एथिल एल्कोहल, ध्यान देना जितने भी एल्कोहल होते हैं उनका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। अब इन 4 टॉपिकों में सबसे लास्ट में मुझे एल्कोहल दिखाई दे रहा, कहाँ पे? चौथे नंबर पे। इसका मतलब ये है कि बेटे, इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा, क्योंकि एल्कोहल होगा क्वथनांक, बाकी जितने भी तुम्हारे पास ये ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड हो गए, इन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, पता है ना कि क्वथनांक बढ़ता क्यों है? कोई चीज़ अगर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पाया जाता है 3 चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। एक तो वो लिक्विड हो जाता है, एक वो मेरे पास उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और एक थर्ड पॉइंट और स्पेशल होता है कि वो जल में विलय होता है। जल में कैसे होता है बेटे? वो विलय होता है। एक पॉइंट ये भी हमारा आता है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, भैया 100 रुपये का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 100 रुपये का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देना है आप लोगों को। ये जरा मुझे बताओ बेटे कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण जो होता है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से आप क्या बना सकते हो? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन? पढ़ाया बहुत बार आप लोगों को, सारे टीचर लोगों ने पढ़ाया होगा, यही नहीं कि मैं नहीं पढ़ाया हो, आप लोगों को बहुत सारे टीचर लोगों ने पढ़ाया होगा। लेकिन इस पे ध्यान देना, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से आप केवल प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बना सकते हो, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बना सकते हो। इस मेथड द्वारा आप एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कभी भी नहीं बना सकते। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? इसका राइट आंसर हुआ प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, यानी कि सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। फोकस करो ठीक से, टिक लगा जाओ, उतारे जाओ इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ता हूँ मैं। माल्टोस बना होता, वाह यार क्या क्वेश्चन है। माल्टोस पता कहाँ से आया? ये इस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है ना यार, जो माल्टोस वर्ड है, ये आपके चैप्टर नंबर 10 जैव अणु का एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मेरे पास माल्टोज आया है, ये जो मेरे पास माल्टोज आया है, जो हमें माल्टोज दिखाई दे रहा है इस टाइम, इसमें जो होते हैं ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। और पता आपने इसका कब यूज़ करा? जब आपने बनाया है स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं या एथेनॉल कैसे बनाते हैं, वहाँ पे माल्टोज बना है। डाई स्टेज स्टार्च से डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में वहाँ माल्टोज बना है। ठीक है, और उस माल्टोज को जब आप जल अपघटित करते हो तो ग्लूकोज के 2 अणु देता है। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया बेटे? यहाँ हमारा राइट आंसर है चा का पहला नंबर। ध्यान देना, चा का कौन सा आंसर है मेरे पास? पहला नंबर है। टिक लगाना बढ़िया करके इस पर। ठीक है, चलो साहब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ तक मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ा, बांट हाफ गुणांक। देखो करना खुद को है अपने आप, जितना खुद करोगे तुम्हें इतना फायदा मिलेगा। रिस्क जितनी बड़ी लोगे कामयाबी उतनी बड़ी मिलेगी। लक्ष्य के पीछे भागे जाओ, दौड़े जाओ, एक दिन वो लक्ष्य आपको पक्का मिलेगा जो आपका टारगेट है। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो भैया कुछ नहीं होगा लाइफ में। सारी कहानी मेहनत पे टिकी पड़ी है। चाहे आप पढ़ाई का मामला ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, तो आप जितना हो सके उतने से ज़्यादा पढ़ो आप। बांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए, ये अणुसंघ के गुणधर्मों से किस प्रकार संबंधित है? 2 नंबर का है 1+1 अंक। ठीक है, 1+ अंक 2 नंबर दे रखे हैं। बांट हाफ गुणक की व्याख्या, तो यहाँ से ये कंफर्म हो चुका है कि भैया चैप्टर नंबर मेरे पास फर्स्ट का क्वेश्चन है ये विलियन का, और ये कंफर्म कर दिया इन लोगों ने कि इसकी एक 2 नंबर की थ्योरी पक्का आनी है। ये वो पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। ठीक है, तो बांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए, ये अणुसंघ के गुणों से किस प्रकार संबंधित है? बांट हाफ गुणक ऐसे शो करते हैं इसको हम, ये पढ़ रखा आपने, वियोजन या संयोजन के बाद और वियोजन या संयोजन से पहले अणु या आयनों की संख्या का अनुपात होता है ये। इसको घर जाकर रिपीट मारो, बार बार पढ़ो इस क्वेश्चन को बढ़िया करके, और सारे क्वेश्चन ये चाहिए आपकी नोट्स में लिखे हुए। इन क्वेश्चनों को सारों को सोल्व करो बैठ के, चाहे 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, और ये ठान लो कि भाई तब तक ये क्वेश्चन करेंगे जब तक ये क्वेश्चन आना जाए हमसे। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें, इस मॉडल पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो पेपर में आने वाले हैं। देखो अंतराकाशीय यौगिक क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में ये मिल जाएगा आपको अंतराकाशीय यौगिक। ठीक है, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि परमाणु सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेना इसको भी बढ़िया करके। और इस प्रकार के यौगिक यानी कि इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातु के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना बढ़िया करके इस क्वेश्चन की। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, गा नंबर पे, लाइन पे ध्यान देना। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या? देखो ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। लिगैंड, देखो लिगैंड के बढ़ते या फिर घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें मिलती है वो स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन मतलब समझते हो ना, नीचे दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाना और वीडियो का लिंक ओपन करके आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया मेरे पास, जरा मुझे ये बताओ कौन सा क्वेश्चन आ गया बेटे? निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना। क्लोरो एथेन से ब्यूटेन। अच्छा बेटे ज़रा मुझे ये बताओ क्लोरो एथेन से ब्यूटेन मैं कैसे बनाऊंगा?
है कोई आपके पास दवा इस चीज़ की? अरे सिंपल सा मेथड है, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन में बनेगा आपसे। वोल्टेज अभिक्रिया किस काम में आ गई यार? यहाँ पे लगाओ सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करो, बन जाएगा ब्यूटेन आराम से। क्या यार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप लोग हैं? अरे ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर कौन से होंगे? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, सेंडमायर विधि आ गई। बहुत बार पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ये बहुत बार पढ़ाया। ऑफलाइन जितने भी लोग पढ़े हैं मेरे पास वो सबको मैंने बहुत बार पढ़ाया ये, और ये करके लेकर आइए कल को नोट्सबुक में। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है आपको, तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। एक सिंपल सा तरीका है बिल्कुल। अब पहले तो एनिलीन को भैया NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पर गर्म कर दो, बन जाएगा तुम्हारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है वो भैया, उसको जो है सेंडमायर रिएक्शन लगा दो, HCl ठीक है, बन के तैयार हमारा। ठीक है नहीं, तो आराम से बन जाता, बड़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप, शानदार क्वेश्चन है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल, वाह यार, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये। को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। वाह यार, हिमांक अवनमन डेल्टा TF का मान निकालना है फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF का मान निकालना है बेटे इसमें। तो डेल्टा TF का मान निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिया है। जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं या जो से ही पॉइंट कर रहे हैं, वहाँ पर आप इस करो को, वहाँ पर उन टीचर लोगों से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाओ आप कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, स्मॉल w का मान मिल गया मुझे, इसका अणुभार निकाल लो, बराबर 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। ध्यान देना, विलायक का भार मिल गया मुझे, विलायक का भार भी मिल गया। तो कह रहा है कि विलयन के हिमांक लगा दो फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ, m बराबर 1000 गुणा डेल्टा TF गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF गुणा कैपिटल W। डेल्टा TF भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में लेकर आओ, ये इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हो आप, है ना। तो लगाना, फिर उसके बाद में विलयन का हिमांक निकालना। भैया मैंने कहा हिमांक की गणना कीजिए, तो हिमांक की गणना हो जाएगी, क्यों घबरा रहे हो आप? ठीक है, हिमांक की गणना में डेल्टा TF बराबर, एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, डेल्टा TF बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, वहाँ से आप विलयन का हिमांक निकाल सकते हो। ठीक है, करो सवाल को, क्वेश्चन को बड़े करके। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, अभी सब दो नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे पास। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, खा नंबर आता है। खा नंबर का मतलब है, देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों के नाम लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बताओ ज़रा मुझे बेटे कि जब मैं इस प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सीकरण, कौन सा क्वेश्चन कर लिया मेरे पास, ये वाला, जब मैं इस प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ध्यान देना, जब मैं इस प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाता हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो मुझे कौन सा अभिकर्मक चाहिए। तो डायरेक्टली अगर करना चाहो, देखो 2 अभिकर्मक होते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख दो। एक तो K2Cr2OCl1 प्लस H2SO4, पहले एल्डिहाइड बनेंगे फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। एक तो आप ये लगा सकते हो बेटे, अगर आपसे ये नहीं लग पा रहा है तो आप क्षारीय KMnO4 का यूज़ कर सकते हो। तो क्षारीय KMnO4 जो होता है वो डायरेक्टली, क्षारीय KMnO4 का यूज़ करके आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो दोनों में से आप कोई भी अभिकर्मक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। का देखो कैसे रिएक्शन पूछ रहा है, ये सेकंड बुक की रिएक्शन है, पूछ किस टाइप से रहा पहले आप ये देखो यार जरा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों का नाम लिखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 पूछ लेता है, ये है मेरे पास क्वेश्चन, प्रोपेन टू ओल का प्रोपीन में निर्जलीकरण। वाह यार क्या क्वेश्चन है, प्रोपेन टू ओल का प्रोपीन में निर्जलन मतलब डिहाइड्रेशन। तो बेटे क्या बनेगा, प्रोपीन में डिहाइड्रेशन पूछ रहा है, तो कौन सा अभिकर्मक लगता है, एक ही अभिकर्मक है, ये काम सिर्फ एक ही अभिकर्मक का हो सकता है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका हो सकता है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का। देखो मेहनत बहुत चीज़ होती है यार, जो कभी ना कभी रंग लाती है। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आने वाले समय में आपका फ्यूचर डी एंड है, क्योंकि ये वो टाइम है आपका, पढ़ने का टाइम है इस टाइम आपका, और ये वो टाइम है जब बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है 12th क्लास में। उसके बाद में अगर आप BSc करते हो या फिर जहाँ भी आपको पढ़ने का मौका मिला, इतनी फाड़ू वाली आप तैयारी नहीं कर पाओगे जितनी तैयारी इस समय कर लेते हो आप लोग। जितना आप इस समय पढ़ लेते हो, जितना आप एज यानी कि बढ़ते रहोगे उम्र के हिसाब से, उतनी पढ़ाई आपकी कम होती रहेगी। यह बात बिल्कुल रियल है, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। प्रोपेन टू ओल का प्रोपीन में निर्जलन, ठीक है सर। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, पहले का क्या है मेरे पास, क्षारीय KMnO4 डाल देना आप, और जो सेकंड नंबर है प्रोपेन टू ओल का प्रोपीन में निर्जलन, तो इसमें मेरे पास क्या आएगा बेटे, इसमें मेरे पास आएगा कंसनट्रेट H2SO4। क्या आएगा, कंसनट्रेट
H2SO4, ध्यान देना, कंसंट्रेट H2SO4 आएगा मेरे दोस्त। ये मेरे पास क्या, वो भी कौन सा होता है, कंसंट्रेट, मतलब समझते हो ना कंसंट्रेट का। कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर एक अभिकर्मक का काम करेगा। ओके, समझ में आया कुछ? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, देखो गा नंबर इसी का आ गया। गा नंबर है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। वाह यार क्या बात है, एसिटाल्डिहाइड कीटोन, वाह बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना आप, बहुत शानदार क्वेश्चन बना हुआ है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद, देखो विभेद तो पूछ सकता है कभी कभी इन दोनों में, कभी कभी इन दोनों में समानता भी आ जाती है कि समान कौन कौन से समान गुण रखते हैं, कौन कौन से समान गुण रखते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक का रंग उड़ा देता है, कीटोन नहीं उड़ाता है, ठीक है। और इस बहुत सारी रिएक्शन है इसकी कुल मिलाकर, ठीक है। आप पढ़ लेना इस चीज़ को, मॉडल से देख लेना, या फिर जो रफ है वहाँ पे जाकर देख लेना। एसिटोफिनोन और एवं बेंजोफिनोन, इनमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है, बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन में, ठीक है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों को आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। चलो साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी, आगे मैं कहानी बढ़ा रहा हूँ, आगे मैं कहानी बढ़ाता हूँ भाई, देखो ज़रा आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी में। अच्छा ये बताओ, मेरे पास घा नंबर जो आया है क्वेश्चन 3 का, देखो क्वेश्चन 3 का मेरे पास घा नंबर है, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। अबे वाह यार क्या क्वेश्चन पूछा इसने, बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया यार यहाँ पे इसने। ये डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना, क्वेश्चन तो बढ़िया है, लेकिन यार ये क्वेश्चन इसको पूछना नहीं चाहिए था यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आना चाहिए। तो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन यार इसमें कैसे डाल दिया इन लोगों ने। डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारों की संरचना, खाली क्षारों के नाम पूछ सकता था, साइटोसिन, ठीक है, एक होता था हमारे पास साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, ग्वानिन, लेकिन ये संरचना कहाँ से पूछ ली, ये तो हमारी बुक की सीमा से बाहर है। ये शायद क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, लेकिन फिर भी पढ़ लेना आप क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो है हमारे चैप्टर से बाहर है, संरचना नहीं दे रखी है हमारी बुक में। पढ़ो बेटे बढ़िया करके इस चीज़ को। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी, चलो साहब आगे देखते हैं। आजवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना, आजवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को का नाम दीजिए जो सामान्यतः राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं, जिनके अवयवों को आप आजमन द्वारा अलग नहीं कर सकते। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पता है कैसा लग रहा है, पहाड़ लग रहा है ये। 5 नंबर में भी क्या कम है यार, ये देख लो क्वेश्चन का हिसाब देखो जरा इसका, क्या क्वेश्चन पूछा है इसने। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, क्वेश्चन देखो तुमसे क्या हाल हुआ पड़ा, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा, बच्चे घबरा देंगे से देखते ही। आजवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को नाम दीजिए जो सामान्यतः राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आजवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, इसे जरूर कौन करेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप मेहनत करो, क्वेश्चन देखो मॉडल वगैरह से ही करो इस क्वेश्चन को याद से करके। और सेम इसी टाइप का इससे क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ध्यान देना है। सेम इसी टाइप का ये जिस चैप्टर के आए हुए हैं वहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। देखो इसमें राउल का नियम ये तुम्हारे पास में डाल दिया, ये बिलियन चैप्टर का है। आजवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन डाल दिया सेकंड बुक का। अरे कोई हिसाब है यूपी बोर्ड वालों का यार, कौन सा भी क्वेश्चन उठाया कहीं में डाल दिया। और ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, और 3 नंबर में, ये अंदाज़ा लगाओ क्वेश्चन को। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, चलो साहब अब बच्चे भी क्या करें बेचारे। चौथे का खा नंबर आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन है। चौथे का खा नंबर मेरे पास आता है, किसी वैद्युत अपभट्टे के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा कीजिए। बहुत पढ़ाया मैंने आप लोगों को ये भैया, चालकता कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता किसे कहते हो आप, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से शो करते हैं बेटे पड़ोस से करके। और ये मोलर चालकता है, जब आप एक मोल को, ठीक है, किसी विलायक में घोल देते हो तो आयनों में टूट जाता है, और उन्हीं आयनों की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। इस क्वेश्चन को पढ़ो सही करके आज, ठीक है, छोड़ा नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो साहब आगे। तो किसी वैद्युत अपभट्टे के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इन परिवर्तन की विवेचना कीजिए, ठीक है। देखो जितना आप गाढ़ापन बढ़ाते हो, वैद्युत अपभट्टे की जो चालकता मोलर चालकता है वो सब घटने वाली होती है। तनुता बढ़ाओगे सब बढ़ेगी, तनुता कम करोगे तो घटेगी। तनुता कम का मतलब देखो, सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगर आपने तनुता बढ़ा दी तो सांद्रता कम हो जाएगी, सांद्रता बढ़ा दी तो तनुता कम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ, तुम पढ़ लेना इस क्वेश्चन को भी। गा नंबर पढ़ रहे हैं हम। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया बेटे, गा नंबर। क्या क्वेश्चन है यार ये भी, बाप रे बाप। पेपर जिसने भी सेट करा ना, बड़ा दिमाग से पेपर सेट करा है।
एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। अवकल वेग समीकरण लिखिए। बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मॉडल पेपर में दे रखा है, और अगर मॉडल पेपर में ना मिलता है आपको, अगर ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में ना मिला आपको, 3 है, 3 भाग 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है। मॉडल पेपर में है क्वेश्चन, ये देख लेना वहाँ जाके, वरना अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, चलो साहब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। चलो देखो भैया, निम्नलिखित का कारण लिखिए। Cr3+ प्रबल अपचायक है और मैंगनीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों। भैया क्वेश्चन देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पता है किस क्वेश्चन का चैप्टर है ये डी ब्लॉक का है। अब जो अपचायक के होते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉन देते हैं वो अपचायक होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो आपके ऑक्सीकारक होंगे। तो ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हमें मिल जाते हैं। चलो साहब मैं आगे शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ को, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। आयनों का D1 विन्यास क्या है मेरे पास, अत्यंत अस्थायी है। अरे वाह क्या बात है, ढूंढो क्वेश्चन को मॉडल से, करो इस क्वेश्चन को भी, करने लायक है ये वाला क्वेश्चन भी। सारे क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन कर लो। अस्थायी क्यों है, क्योंकि भैया हाफ फिल और फुल फिल जो होते हैं वही तो स्टेबल होते हैं, बाकी तो सब अनस्टेबल होते हैं। बस ये लिख देना कि हाफ फिल नहीं है हमारे पास, फुल फिल भी नहीं है, तो कैसे होगा मेरे पास, अनस्टेबल होगा, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ाओ कहानी को। प्राथमिक द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधनशील से क्या लाभ है। बहुत लाभ है। देखो ईंधनशील जो होता है, देखो प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी आपने पढ़ रखा ना, प्राथमिक सेल पढ़ा आपने, द्वितीयक सेल पढ़ा, अपने नोट्स खोल के देखो, मॉडल खोल के देखो, वहाँ पे इसको ये क्वेश्चन भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो आप, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को आप सही करके प्रिपेयर करो, और ये वो क्वेश्चन है यार जो पेपर में आपको मार्क्स दिलवा के जाएंगे। ये देखो, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपभट्टे का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। ऑफलाइन वालों को तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, और ऑनलाइन वालों को भी मैं ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा पूरा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को देख लो कैसे क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन करो आप, और जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। और वीडियो बनाकर मैं डालूंगा कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा आपका, क्योंकि बड़ा जरूरी पेपर है यार ये, क्योंकि बोर्ड हर साल जारी करता है, और इसी टाइप का पेपर आपका बन के आएगा, चाहे क्वेश्चन आगे पीछे हो, आएगा काफ़ी, और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे आपके। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का घ आ गया। ये तो अपनी एनसीईआरटी बुक का सवाल है, इसे तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड नंबर से अभिक्रिया को प्रारंभिक सांद्रता 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है, करवाया है मैंने बहुत बार। और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं लोग, जहाँ भी आप लोग पढ़ते हैं, उन्होंने उन टीचर लोगों ने भी क्वेश्चन करवाया, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन लगभग सारे टीचर करवाते हैं। बढ़िया करके तैयारी करो इस क्वेश्चन की भी, ठीक है। आगे देखो जरा, आगे है मेरे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। अबे भैया ये भी एनसीईआरटी बुक रख दिया यार क्वेश्चन, दोनों के दोनों कौन सा एनसीईआरटी बुक के रखे हैं इसने। ये वाला जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये भी एनसीईआरटी बुक का। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। टी हाफ की गणना कीजिए। वाह क्या पॉइंट है, टी हाफ की गणना की, यानी कि 77.77 के आसपास इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, बढ़िया का पढ़ो, ठीक है। कर लो इस क्वेश्चन को भी, बहुत मस्त क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लो, ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ ही लो, क्योंकि ये तो इस साल 100% गारंटी है इसकी, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ ये सवाल आपका आएगा पेपर में, ठीक है। 100% गारंटी है सवाल की, लिख के ले लो आप इस सवाल को, ठीक है। तो बेटे पढ़ना बढ़िया करके इस क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को। और है भी ईजी, ऐसा नहीं है क्वेश्चन हार्ड है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद हम नया क्वेश्चन देखते हैं एक और, ग्लू, ये वाला देख लेते हैं। गा नंबर देखते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों को लिखिए। क्या बात है यार। अच्छा, विटामिन ए और बी सी हमारे लिए शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, जरा मुझे बताओ बेटे। विटामिन ए और सी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। विटामिन ए और सी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसके महत्वपूर्ण स्रोत। अरे भैया विटामिन ए तो तुमने पढ़ रखा, विटामिन ए सेब खाया कभी नहीं, या ये भी ना खाया आज तक। तो जब मेरे पास सेब होता है ना बेटे, जो मेरे पास ये सेब होता है, क्या सेब में विटामिन ए भर भर के पाया जाता है। और आपने सुना होगा गाजर का नाम, मछली का नाम, अंडे का नाम, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए भर भर के होता है। तो अब ये प्रमुख सोर्स होते हैं विटामिन सी का। मेरे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, लड़कियों वाले पदार्थ, जैसे अंगूर हो गए, संतरा पंतरा हो गया, ये सब खट्टे मट्टे पदार्थ, जो आमला सामला, ये सब काय में आते हैं तुम्हारे पास। ये सब प्रमुख स्रोत होते हैं किसके, विटामिन सी के।
और विटामिन ए और सी भैया अगर हम इनका सेवन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर रतुंधी रोग उत्पन्न हो जाएगा, रात्रि का अंधापन, यानी कि तुक्के मार मार चलोगे आपको आप। और जो मेरे मेरा विटामिन सी है इसमें आपके दांत दांत यानी कि जो दांत होते हैं वो मसूड़े में ब्लड भराता है तो दांत टूट टूटे गिरने लगते हैं, यानी कि जवानी में बुढ़े हो जाओगे। समझ गए इस चीज़ को। तो आगे पढ़ता हूँ मैं, आगे बताता हूँ। देखो मैं आपको आगे बताओ सर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर घात द्वितंतु लिगैंड उभयतंतु लिगैंड से क्या तात्पर्य। देखो द्वितंतु लिगैंड, और बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा यार। जिस टीचर ने भी पेपर सेट किया ना, सच कह रहा हूँ यार, बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर होगा वो। जिसने भी ये क्वेश्चन सेट करा बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही माइंडेड होगा यार। उनके माइंड को मैं दाग देता हूँ यार, कितने खतरनाक माइंड से उन्होंने पेपर सेट किया ये वाला। द्वितंतु लिगैंड एवं उभयतंतु लिगैंड से क्या तात्पर्य है। तो ऐसे देखो, द्वितंतु लिगैंड बेटे ऐसे लिगैंड होते हैं जिनके पास दो धातु परमाणु होते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो बॉन्ड बनाएंगे, जैसे एथेन 1,2 डाइअमीन। पढ़ो यार, पढ़ाया है मैंने बहुत बार यार। उभयतंतु लिगैंड के पास भी दो धातु परमाणु होते हैं, परंतु ये एक बॉन्ड बनाते हैं, किसी भी एक एटम का यूज करके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। क्रिएट प्रभाव देखो, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यही पढ़ लेना आप। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। क्लेट प्रभाव क्या है ये पढ़ लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 का ये उप संयोजन ही होगी। दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के हैं, बहुत बढ़िया। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ। क्या होता है जब, अब वाह रे बाप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 का आ गया। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये वाला। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये वाला। टोटल रिएक्शन है, और जहाँ रिएक्शन आता है वहाँ मजा आ जाता है। देखो, मैथिल क्लोराइड की केसिन से क्रिया करो क्या बनेगा। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय की व्यवस्था करवाओ क्या बनेगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाओ तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। दोनों ऊपर वाली कर लोगे आप। लेकिन जब ये रिएक्शन फंसी ना हमारे बीच में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाओ तो यहाँ बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक C6H5 MgBr। ए लाइन पे ध्यान देना आप। एन ब्यूटिल क्लोराइड से एल्कोहलिक KOH, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करवाओ तो भैया मेरे पास क्या बनेगा, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH, तो भैया एल्कीन बनते हैं, सिंपल सी बात है। और आपका जब वाटर बार हो जाएगा, KCl बार हो जाएगा। यहाँ से शाही रिएक्शन आपने पढ़ रखे हैं। क्लोरो व्यंजन का जलावरण किया जाता है। एक चीज़ जो मैं तुम्हें और बता दूं कि क्लोरो व्यंजन का जलावरण, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए हमारे। कह रहा है कि क्लोरो व्यंजन का जलावरण किया जाता है, तो क्लोरो व्यंजन का जलावरण नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। NaOH के उपस्थिति में NaOH H+ और जब तुम सो हीट करोगे तब जाके क्लोरो व्यंजन का जलावरण होता है। बनता क्या है, मेरे पास फिनोल बनता है ना। सामान्य ताप पर क्लोरो व्यंजन का कभी भी हाइड्रोलाइसिस यानी कि जलावरण नहीं होता। चलो साहब मैं आगे बढ़ता हूँ कहानी। मेरे पास निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रियाएं बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद के संबंध लिखिए। NCERT बुक का क्वेश्चन है। कैसे NCERT बुक का क्वेश्चन है ये, चैप्टर 6 का मिल जाएगा आपको। ठीक है, पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, भरो। तो ये पहले वाली रिएक्शन जो है वो फिंकलस्टीन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हेलोजन का एक्शन हो जाएगा, Cl की जगह I आ जाएगा, I की जगह Cl, C6H5ONA सोडियम। ठीक है, तो यहाँ से देखो NaCl बाहर हो जाएगा, तो C6H5O C2H5 यानी कि फेनिल एथिल फेनिल ईथर बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। ये डार्जन अभिक्रिया आ गई। थर्ड नंबर वाली कौन सी अभिक्रिया है मेरे पास, थर्ड नंबर वाली जो है मेरे पास बेटे, ये थर्ड नंबर वाली जो रिएक्शन है मेरे पास, ये वाली रिएक्शन, इसको बोला था डार्जन अभिक्रिया। मार्कोनी का F नियम लगाओ, यहाँ भी मार्कोनी का F नियम लगाओ। यहाँ पे ना यार परोक्साइड होता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनी का F नियम लगाया जाता है, लेकिन इन्हें परोक्साइड लिखा नहीं है। तो आप भी क्या करोगे, इसको रहने दो ऐसे ही। आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी। ठीक है, चलो और बढ़ाऊँ थोड़ी सी कहानी में आपको। तो देखो, निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। वाह क्या बात है यार, क्वेश्चन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए, तो इस पे लाइन पे फोकस करना है बेटे ठीक से। देखो, कोलबे अभिक्रिया मैंने करवा दी है, राइमर्टी मैंने अभिक्रिया करवा रखी है, पढ़ रखा आप सब लोगों ने। विलियमसन संयोजन यही पढ़ रखा। अथवा में ये क्वेश्चन कर दो या ये कर दो। निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करो या अथवा नीचे वाला क्वेश्चन करो, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना। तो बेटर यही है कि कोलबे अभिक्रिया, राइमर्टी मैंने अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ऐसे रिएक्शन याद कर लो, और यही तुम्हारे 5 नंबर में फंस जाएंगी। कितना ईजी पेपर बना हुआ है यार। चलो साहब आगे बढ़ाता हूँ मैं कहानी। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया मेरे पास, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों के दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें भी कितने क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन होंगे इसमें मेरे ख्याल से 10 नंबर के। हाँ, 10 नंबर के 2 ही क्वेश्चन है, का और खा। देखो, निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। कर लो यार आप लोग, डाल लो इसको। ब्रोमो बेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, काफ़ी बड़ी, यानी कि रिएक्शन काफ़ी बड़ी होने वाली हैं आपकी, ये ध्यान देना लाइन पे। रिएक्शन काफ़ी बड़ी हैं आपकी, ये फोकस करो इस चीज़ पे। ठीक है, चलो साहब देखते हैं एक बार और जरा भी। निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। ब्रोमो बेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल बेंजिल्डिहाइड से
बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। फिर मेरे पास चौथा नंबर बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल। 2 चरणों में, अधिकतम 2 चरणों में इजी रिएक्शन है। जब आप करने बैठोगे ना मॉडल लेके तो आराम से कर लोगे। अथवा ये वाला क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है यार। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। 4 क्लोरोपेंटेन 2 1, वाह क्या बात है। पीपी डैश डाइक्लोरो पीपी डैश डाईहाइड्रोक्सी वेंजोफिनोन, हेक्स 2 इन 4 आइनोइक अम्ल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, ठीक है, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, और उसके बाद में मेरे पास पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो, उनको घर जाकर बनाने की कोशिश करो। देखो लास्ट वाले भी 2 क्वेश्चन मेरे पास कितने कितने नंबर का हैं। लास्ट वाले भी 2 क्वेश्चन मेरे पास, यानी कि 6वां और 7वां, यानी कि कुल मिलाकर 20 नंबर के क्वेश्चन आपके कितने आए हैं। पहले वाले में क्वेश्चन है मेरे पास कितना, जो क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी मेरे पास पहला क्वेश्चन का 2 नंबर है, 10 नंबर का वो है, और 10 नंबर के, यानी कि कुल मिलाकर 20 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लगा लो 4 क्वेश्चन 20 नंबर आपको दिलवा के जाएंगे। निम्नलिखित के कारण बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। खा नंबर, एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है, ठीक है। इसमें भैया हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। एनिलीन फ्रीडल ग्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि नाइट्रोजन एटम, एनिलीन के नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया था। जब पॉजिटिव चार्ज आया था तो ये फ्रीडल ग्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एरोमेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्टेबल होते हैं, क्यों, ठीक है भैया। पढ़ लो बढ़िया करके इस क्वेश्चन को भी। अथवा देखो, अथवा में मेरे ये क्वेश्चन सबके सब करने हैं आप लोगों को। अब मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास बचा है अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समायवी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की संरचना प्रदर्शित की जाती है। इसका सेकंड भाग है एथेनोलिक NH3 की C4H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेटर यही है कि आप थ्योरी को चुनो, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है हमारे। और यही नहीं है बेटा, यही क्वेश्चन पढ़ो, इस टाइप का पेपर आपका बन के आएगा। अब इसमें हमें एक चीज़ पे फोकस कर लेना है कि इसमें हमें एक चीज़ पे ये फोकस करना है कि आपको ये ढूंढना है कि किस चैप्टर की रिएक्शन पूछी गई है, किस चैप्टर की थ्योरी पूछी गई है। जिस चैप्टर की थ्योरी पूछी गई है उसी चैप्टर की मेरे पास क्या है, उसी चैप्टर की आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, कोई रिएक्शन वहाँ से नहीं आएगी। और जिस चैप्टर की रिएक्शन पूछी है उस चैप्टर की रिएक्शन आएंगे। तो यही तो होता है पृथ्वी 10 प्रश्न पत्र। और इसी का पहला इसीलिए ये लॉन्च भी किया जाता है। ये जो मेरे पास पृथ्वी 10 प्रश्न पत्र होता है हर साल लॉन्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उससे ये अनुमान लगा सकें कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से, किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना। तो ये पृथ्वी 10 प्रश्न पत्र है 2023-2024। तो भैया जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको आज इस पेपर में वो सारे के सारे सोल्व कर लो। और ऐसे ही मैं 1 और 2 सेट बनाऊंगा अपने पास से और वो सेट आपको सोल्व करवाऊंगा खुद, और कुछ क्वेश्चन उनमें से आप करना, ठीक है। और फिर देखना आपको 97 से, यानी कि केमिस्ट्री में 97 समझते हो ना कितने हो गए, 97 से, और 98 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। इतने मार्क्स आराम से आ सकते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती केमिस्ट्री, बस आपको पढ़ने की देर है। जितना आप पढ़ोगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।